नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका माइंड ओवर मशीन्स पर। यहाँ हम डेली जीके और करंट अफेयर्स कवर करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स क्रैक कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। अच्छा, सोचिए जरा, खेल, खेती और स्पेस साइंस, क्या इन तीनों में कोई कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल अलग-अलग लगते हैं ना, है ना? पर आज 22 नवंबर 2025 को भारत की कहानी इन्हीं धागों से बुनी गई है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर देश की कैसी तस्वीर बना रहे हैं। और यही सवाल आज हमारे इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। देखिए, एक दिन की जो सुर्खियां होती हैं ना, वो सिर्फ खबरें नहीं होती, वो तो किसी देश की धड़कन की तरह हैं। स्पोर्ट्स में मिली जीत से लेकर संसद के बड़े फैसलों तक हर छोटी बड़ी घटना एक बड़ी कहानी का हिस्सा होती है। तो चलिए इन टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि आज भारत की तस्वीर कैसी दिख रही है। तो शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल स्टेज से। आज भारत ने वहां सिर्फ हाजिरी नहीं लगाई, बल्कि कई फील्ड्स में अपना लोहा मनवाया है। आज का दिन ना सच में देश के लिए गर्व करने वाली कहानियों से भरा हुआ है। तो देखिए आज हुआ क्या क्या। सबसे पहले नई दिल्ली में हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारतीय मुक्केबाजों ने कमाल कर दिया, मेडल टैली में टॉप पर रहे। वहीं ब्यूटी वर्ल्ड में मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब अपने नाम किया। और क्रिकेट की दुनिया से भी एक बड़ी खबर है, 2026 का U19 वर्ल्ड कप अब जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। पूरे 20 मेडल, जी हां, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारत ने कुल 20 पदक जीते। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे समर्पण और कड़ी मेहनत की पूरी कहानी है। ये एक जबरदस्त कामयाबी है जिसने भारत को दुनिया के टॉप पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन इन 20 मेडल्स के अंदर की कहानी और भी दिलचस्प है। देखिए, इसमें 9 गोल्ड मेडल हैं। इसी ने भारत की जीत पक्की की। इससे साफ पता चलता है कि हमारे बॉक्सर्स सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहे, वो तो टॉप पर पहुंचने के लिए लड़ रहे हैं। और साथ में 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज ने इस प्रदर्शन को और भी शानदार बना दिया। तो ग्लोबल स्टेज से अब आते हैं देश के अंदर एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर, खेती का भविष्य। आज कोयंबटूर में हुआ साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट काफी चर्चा में रहा। अच्छा, यहां एक जरूरी बात समझने वाली है कि ये नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्क क्या है। देखिए, ऑर्गेनिक खेती में खाद या गोबर जैसे बाहरी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन नेचुरल फार्मिंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें बाहर से कुछ भी नहीं डाला जाता। ये पूरी तरह से खेत के अपने इकोसिस्टम पर ही निर्भर करती है। तो सवाल उठता है कि नेचुरल फार्मिंग इतनी जरूरी क्यों है? भाई, इसके फायदे कई हैं। ये लंबे समय के लिए मिट्टी को सेहतमंद बनाती है, पानी बचाती है, किसानों का खर्चा कम करती है, और सबसे बड़ी बात, हमारी प्लेट में बिना केमिकल वाला हेल्दी खाना पहुंचाती है। मतलब ये किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। सरकार की नीतियों में भी इसका असर साफ दिखता है। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें, 2015 में परंपरागत कृषि विकास योजना आई थी, जो ऑर्गेनिक खेती पर जोर देती थी। और अब 2024 में खास तौर पर नेचुरल फार्मिंग के लिए एक नेशनल मिशन लॉन्च किया गया है। ये दिखाता है कि खेती को ज्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए एक सोचा समझा बदलाव हो रहा है। चलिए अब खेतों से निकलकर देश की सुरक्षा की बात करते हैं। आत्मनिर्भरता का जो आइडिया है ना, वो डिफेंस सेक्टर में भी जोर शोर से गूंज रहा है। तो देखते हैं कि मेक इन इंडिया की स्पिरिट हमारी मिलिट्री पावर को कैसे एक नया रूप दे रही है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 23,622 करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड है। 2024-25 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट इस लेवल पर पहुंच गया है। ये आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत बड़ी जीत है, और ये बताता है कि भारत अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी डिफेंस इक्विपमेंट बना रहा है। और ये चार्ट देखिए, ये कहानी को और भी साफ कर देता है। पिछले साल का आंकड़ा था 21,083 करोड़, और इस साल सीधे आड़े 12% से ज्यादा का जंप। ये जो लगातार ग्रोथ है ना, ये दिखाती है कि दुनिया को अब भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर भरोसा बढ़ रहा है। और ये आत्मनिर्भरता की बात सिर्फ बड़े हथियारों तक ही सीमित नहीं है, ये इनोवेशन तक जा पहुंची है। हुआ यह है कि इंडियन आर्मी ने अपनी नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म के डिजाइन के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR ले लिए हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट में समझ लेते हैं कि ये IPR आखिर है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का कानूनी प्रोटेक्शन है
जो किसी क्रिएटर को उसके ओरिजिनल काम के लिए मिलता है, चाहे वो कोई आविष्कार हो या कोई डिज़ाइन। इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई और बिना परमिशन के उसे कॉपी या इस्तेमाल नहीं कर सकता। आईपीआर के मोटे तौर पर 4 टाइप होते हैं। पहला है पेटेंट, जो किसी मशीन या नए फॉर्मूले जैसे आविष्कारों को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है कॉपीराइट, जो किताबों, म्यूजिक, फिल्मों जैसे क्रिएटिव कामों के लिए होता है। तीसरा है ट्रेडमार्क, जो किसी ब्रांड की पहचान जैसे लोगो या स्लोगन को बचाता है। और चौथा है ट्रेड सीक्रेट, जो किसी सीक्रेट रेसिपी जैसी गोपनीय बिजनेस जानकारी को सुरक्षित रखता है। इसी आत्मनिर्भरता की कड़ी में एक और चीज जुड़ी है। सरकार ने लॉन्च किया है TIA पोर्टल, मतलब ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल। ये एक नया टूल है जो हमारे एक्सपोर्टर्स को रियल टाइम डेटा देगा ताकि वो ग्लोबल मार्केट में मजबूती से टिक सकें और बेहतर फैसले ले पाएं। अब डिफेंस और ट्रेड से हटकर बात करते हैं देश के शासन और कानून व्यवस्था की। आज एक बहुत ही अहम कानूनी सवाल सबके सामने आया है। सवाल ये है कि क्या कोई कोर्ट किसी गवर्नर के लिए बिल को मंजूरी देने की कोई टाइम लिमिट तय कर सकती है? ये सवाल सीधे राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है। अब ये सिर्फ कोई कानूनी पेचीदगी नहीं है, ये तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच पावर के नाजुक बैलेंस से जुड़ा मामला है। राष्ट्रपति ने ये सवाल संविधान के आर्टिकल 143 के तहत पूछा है। ये आर्टिकल उन्हें एक खास पावर देता है कि वो किसी भी जरूरी संवैधानिक मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट की सलाह मांग सकते हैं। ये सिस्टम में क्लैरिटी लाने का एक बहुत ही यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि जब कोई बिल गवर्नर के पास जाता है तो उनके पास क्या ऑप्शन होते हैं। आर्टिकल 200 के मुताबिक उनके पास 3 रास्ते हैं। या तो वो बिल को मंजूरी दे दें, या उसे राष्ट्रपति के पास भेज दें, या फिर उसे दोबारा सोचने के लिए वापस विधानसभा को लौटा दें। इस पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब बहुत ही बैलेंस था। कोर्ट ने साफ कहा कि टाइम लिमिट तय करना हमारा काम नहीं, ये विधायिका का काम है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी एकदम साफ कर दिया कि कोई भी गवर्नर किसी बिल को हमेशा के लिए रोककर नहीं बैठ सकता। ऐसा करना डेमोक्रेटिक प्रोसेस में रुकावट डालना है। और अब चलते हैं आज की आखिरी कहानी की तरफ। इसके लिए हमें जमीन से नजरें हटाकर सितारों की ओर देखना होगा। ये एक ऐसी कहानी है जो भारत के साइंटिफिक पास्ट को सीधे हमारे टेक्नोलॉजी के फ्यूचर से जोड़ती है। तो बात हो रही है कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी की। दिलचस्प बात यह है कि वहां का 100 साल से भी पुराना 1899 का डेटा आज इस्तेमाल हो रहा है। रिसर्चर्स इस डेटा की मदद से सूरज के पिछले 100 साल के मैग्नेटिक इतिहास का नक्शा बना रहे हैं। इससे 11 साल के सोलर साइकिल को प्रिडिक्ट करने में मदद मिलती है। और यह जरूरी क्यों है? क्योंकि सौर तूफानों की सही भविष्यवाणी हमारे जीपीएस, सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड जैसी जरूरी टेक्नोलॉजी को बचा सकती है। तो देखा, एक ही दिन में क्या कुछ हुआ। ग्लोबल स्टेज पर जीत, खेती को सस्टेनेबल बनाने की कोशिश, डिफेंस में आत्मनिर्भरता, संविधान से जुड़ा एक अहम सवाल और भविष्य की टेक्नोलॉजी को बचाने वाला विज्ञान। ये आज के भारत की बस एक झलक है जो एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि कल का दिन भारत की कहानी में कौन सा नया चैप्टर जुड़ेगा।